हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको कराने जा रहा हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, ए कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस, जो उसका दिया है 31 मार्च 2024 2025। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, कुल मिला के ये स्टॉक दिया हुआ है। ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चेंज इन द इन्वेंटरी। ये कंपनी अकाउंट जब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें चेंज ऑफ इन्वेंटरी देखते हैं। चेंज ऑफ इन्वेंटरी में अगर क्लोजिंग ओपनिंग से कम हो, ऐसे इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन द ओपनिंग स्टॉक, इट इज पॉजिटिव चेंज। इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन द ओपनिंग स्टॉक, इट इज नेगेटिव। बस यहीं से देख लीजिए। इसका टोटल करिए, दिस इज 3,90,000, 3,90,000। इसका टोटल करिए, दिस इज 4,10,000। तो your closing stock is greater than that of the opening stock, so there is negative। तो नेगेटिव चेंज कितना आ गया? इन दोनों का डिफरेंस 20,000। तो ये 20,000 नेगेटिव दिया कहां से आ गया? अब ये वाला क्वेश्चन, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया 5 टाइम। फर्म हैड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया सेल 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपका जीपी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे है और आपका दिया है सेल, तो इसका मतलब ये सेल कितने परसेंट है? 125%। ऐसे अगर आप सपोज करें, सपोज कॉस्ट इक्वल टू 100, तो जीपी कॉस्ट पे है 25, तो आपकी सेल हो जाएगी 125। इसका मतलब ये जो सेल दिया है ये 125 है, तो कॉस्ट कितना है? 100, तो आपका कॉस्ट निकल आएगा ऐसे। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन 125 इंटू 100। ये रिलेशन बना लिया हमने। बताइए, नेट सेल आपका है 5 लाख अपॉन 125 इंटू 100, 25 4 जा 5 जा, ये 1 लाख से कटा, दिस इज 4 लाख। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया है 4 लाख। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है आपके पास और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी है, तो आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा। अब लिखिए, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। सब्स्टिट्यूट करिए, 5 इक्वल टू 4 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज स्टॉक इक्वल टू, ये उसका फ्रैक्शन में चला जाएगा 80,000। अब आपके पास एवरेज स्टॉक है और क्लोजिंग भी है, तो ओपनिंग मिसिंग है, तो ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन आपको करना है। तो एवरेज स्टॉक को खोलिए, एवरेज स्टॉक आपके पास है, लगाइए इसका फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंटरी मीन स्टॉक, इन्वेंटरी का स्टॉक, इन्वेंटरी अपॉन 2। तो लिखिए, आपका एवरेज स्टॉक आ गया 80,000, दिस इज 80,000 इक्वल टू ओपनिंग मिसिंग है प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपका है 60,000 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 1,60,000, इसको ट्रांसपोज करिए -60,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। ओआरआर ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 1,60,000 माइनस 60 1 लाख। तो कह रहे बच्चों, ये रहा आपका आंसर। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन के लिए आगे के वीडियो देखिए, और पीछे जो आपका छूट गया, अगर कोई क्वेश्चन नंबर 27 के पीछे सारे वीडियो आपके केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स की लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। पीछे वाला पीछे से देख लीजिए और आगे वाले को आगे वॉच करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज इंस्टा को फॉलो करिए। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 28, उसके आर वाला क्वेश्चन है, फिर 29 और 29 का आर वाला। देखिए कैसे है। असर्शन ए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज हायर देन द नेट प्रॉफिट। रीजन, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, indirect expenses are subtracted from the gross profit and indirect income are added. Income are added and indirect expenses are subtracted. this है ये जो लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज हायर देन द नेट प्रॉफिट,
99% केसेस में यही सही होता है कि ग्रास प्रॉफिट ज्यादा होता है और नेट प्रॉफिट कम होता है, ग्रास प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा रहता है। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कभी, ऐसे दिस इज योर जीपी, मानो आपका जीपी आ गया 20,000 और जो अदर इनकम जहां पे आता है बाय इंटरेस्ट, बाय रेंट, बाय कमीशन, अगर ये इनकम मानो ऐसे आ रहे 30,000, 40,000, 20,000 और जहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस के हैं वो खुद मिला के आ जाए 25,000, तो आपके जीपी से ज्यादा एनपी हो जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जीपी से ज्यादा एनपी हो जाएगा, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन 99% केसेस में जो क्वेश्चन आपने किसी भी बुक से करे हैं वो यही ठीक होता है कि जीपी रेशो नेट प्रॉफिट के रेशो से ज्यादा होता है। लेकिन 1% चांस ये रहता है कि किसी बिजनेस में ग्रास प्रॉफिट से भी ज्यादा उसकी बाकी इनकम आ जाए और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से माइनस करके तो जीपी से ज्यादा उसका एनपी निकल आए। इसीलिए इसका ये आंसर है, ए इज इनकरेक्ट बट और इज करेक्ट। लेकिन प्राइमा फेसी देखोगे तो आपको लगता है पहले वाला स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही है कि ग्रास प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम ऐड हो जाती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। बिल्कुल ये लगता है ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये वाला केस बन जाए तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 29 proposed dividend for the year 31st March 2025 and 31st March 2024। ये है 25 का और ये है 24 का, ये 24 का, ये 25 का रिस्पेक्टिवली। बस इधर से इससे पकड़िए कि जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है ये कंटिजेंट लायबिलिटी होता है। जब तक एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर उस अमाउंट को डिसाइड नहीं करते तब तक ये कंटिजेंट लायबिलिटी होता है। और कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के फुटनोट में आता है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं रहता। तो इसका मतलब ये तो मनगढ़ंत कहानी है रिस्पेक्टिवली। अब आगे जहां से इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर्स फाइनलाइज डिविडेंड ₹1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर 2025। ये शेयर होल्डर ने एनुअल जनरल मीटिंग में जो जून जुलाई में हुआ उसमें डिसाइड करा। सो दिस इज द फाइनल अमाउंट। ध्यान रखें, इसे धोखा नहीं खाएं। जो डिक्लेयर होता है वो जस्ट कंटिजेंट लायबिलिटी होता है, बैलेंस शीट के फुटनोट में होता है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता। जो एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल होता है वो डिविडेंड पे होता है। तो एनुअल जनरल में उन्होंने फाइनलाइज डिविडेंड अमाउंट ₹1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड 31st मार्च। तो आपने इसको लेना है, इन दोनों को कुछ नहीं करना है। ये लिखा है इन एजीएम हेल्ड इन जून जुलाई, एनुअल जनरल मीटिंग जून जुलाई में हुआ, अनक्लेम्ड डिविडेंड ₹10,000, 1,80,000 डिक्लेयर करा। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या हो जाएगा, ऐड। और पे कितना करा, पे करा 1,80,000 में से 10,000 लोगों ने क्लेम नहीं करा, तो फिर पे कितना करा 1,70,000। समझ गए ना। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड क्या हो जाएगा, ये वाला अमाउंट जो अलाउड है। और पे कितना हुआ 10,000, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो बन जाएगा और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड हो जाएगा। देखिए इसके ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। proposed dividend added in the net profit after tax will be 1,80,000 and outflow of dividend paid in financing activity ₹1,70,000। paid का मतलब declared less unclaimed। paid का मतलब हो गया dividends declared less unclaimed। तो ये पेड हो जाएगा 1,80,000 माइनस 10,000, इसी 1,70,000। तो 1,80,000 ऐड हो जाएगा और 1,70,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो बन जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका आर है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में आप अकाउंट बना के देखते हैं, शॉर्टकट में भी निकल जाता है, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे होता है एनी प्रोविजन इज लायबिलिटी, provision for tax, this is provision for tax, any provision is a liability। liability बढ़े तो क्रेडिट, इसलिए ओपनिंग बैलेंस रहा, बाय बैलेंस रहा। देखिए इसमें ये बैलेंस है
2025 एंड 24, तो ये 25 का है, ये 24 का है, तो 24 का बैलेंस इसका ओपनिंग बन जाएगा 2,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा, टू बैलेंस करेंगे, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। अब बताइए इतना पिछले साल का था, इतना इस साल का क्लोजिंग है, कितना टैक्स पे कर दिया ये लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड रुपीज 2,50,000, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी इस साल के प्रोविजन से और कम होगी पेमेंट से, तो जो पे कर दिया वो टू कैश टैक्स पे हो गया 2.5 लाख। अब जो डिफरेंशियल बैलेंसिंग फिगर से आएगा वो इस साल का प्रोविजन है, तो ये बन जाएगा 5,50,000, 5,50,000, उसमें से इसको निकालिए, इसी 2,70,000 ये आएगा बाय प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल, ये बन जाएगा आपका इस साल का प्रोविजन 2,70,000। तो उसने पूछा है, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर्स एस दिस माइनस, इधर देखिए यही पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स प्रपोज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर होगा इस साल के आखिर में कितना टैक्स और प्रोविजन करा होगा वो पता चल गया 2,70,000। सो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आर वाला पोर्शन भी हो गया और 29 के दोनों पोर्शन हो गए। अगले वीडियो में मिलता हूं क्वेश्चन 30 और उसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ। पीछे के जो छूट गए हैं वो आप पीछे के वीडियो देखो, एक से लेकर लगातार क्वेश्चन है, आप देखते रहिए।